जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद गिराने की कोशिश की उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। मोहल्ले में मुसलमानों की संख्या तय करती थी कि आपके यहाँ पर हैंडपंप लगेगा या नहीं। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the nation. 9 दिसंबर 2006 को दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक मीटिंग में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि उनके ये अल्पसंख्यक कोई और नहीं बल्कि भारत के इकलौते अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। इस बयान पर जैसा एक्सपेक्टेड था काफी बवाल हुआ। अगले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन एक बार जो बोल दिया गया और वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो बोल दिया गया वो भला कैसे ठीक किया जा सकता है। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. मनमोहन सिंह ने जो कहा उसने साफ किया कि उनके लिए प्रायोरिटी कौन होने वाला है। सच्चर कमेटी में मुसलमानों के आरक्षण की बात ने उनके मंसूबे भी साफ किए, लेकिन सोचिए कि उनसे भी इस काम में 5 हाथ आगे कौन रहा होगा। किसने कहा कि जिस इलाके में 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की होगी उस इलाके में ज्यादा फ्लाईओवर मिलेंगे, ज्यादा नहरें मिलेंगी, ज्यादा बिजली मिलेगी। किसने ये तय किया कि अगर कोई सरकारी स्कीम निकलेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होना चाहिए, बल्कि यह तय करना होगा कि उसमें 20% हिस्सा अनिवार्य रूप से मुसलमानों का ही होगा। ये सारे फैसले लिए गए इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में और 2012 से लेकर 2017 तक जिस सरकार के द्वारा चलाया गया यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में। मैं आपको एक एक करके उनके ये सारे कर्म एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उन्होंने सरकारी स्कीमों को मुसलमान कल्याण की योजना में बदल दिया, कैसे उन्होंने बेसिक पुलिसिंग को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया और कैसे मुसलमानों को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे अफसरों तक को नहीं बख्शा गया। केवल इस आधार पर तबादले और तैनातियां मिलने लगी कि कौन से इलाके में कितने मुसलमान हैं और कहां उस रेशियो में कितने मुसलमान रखे जाने जरूरी है ताकि वो अल्पसंख्यक खुश हो सकें। उन्होंने कैसे अपने राज में आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को भी वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार बना लिया। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइयों को कैशलेस इलाज की योजना दी। इससे पहले उन्होंने टीचर्स को भी यह सुविधा दी थी, लेकिन यहां किसी से उसका धर्म नहीं पूछा गया। लाभ देते वक्त यह नहीं पूछा गया कि तुम जिस इलाके में रहते हो वहां मुसलमान कितने रहते हैं और तुम्हारा मजहब या धर्म क्या है, बल्कि सबको यह स्कीम एक बराबर दी गई। लेकिन अखिलेश यादव के समाजवादी राज में ऐसा नहीं था, बल्कि यहां मोहल्ले में मुसलमानों की संख्या तय करती थी कि आपके यहां पर हैंडपंप लगेगा या नहीं। आपको स्क्रीन पर साल 2014 की इंडिया टुडे की एक खबर दिख रही होगी। इससे पहले 2 पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़िए। खबर में लिखा है कि अखिलेश सरकार की एक कैबिनेट बैठक में 30 विभागों की 85 स्कीमों में मुसलमानों को 20% कोटा मिलेगा। यानी कोई भी सरकारी स्कीम आएगी तो 20% हिस्सा मुसलमानों का होगा ही होगा, भले ही वो उसके पात्र हो या ना हो। मनमोहन सिंह ने जो बात थ्योरी में कही थी ये उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था। यानी देश के टैक्स के पैसे से चलने वाली स्कीम के सबसे बड़े और प्राथमिक बेनिफिशियरी भारत के अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मुसलमान होंगे। इसका ऐलान राज्य की कैबिनेट कर रही थी और यह ऐलान कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इसमें साफ किया गया था कि अगर सरकारी पैसे से इंदिरा आवास बनेगा तो 20% घर पक्के तौर पर मुसलमानों के होंगे। ये इंश्योर करना होगा। अगर दिव्यांगों के लिए कोई योजना आएगी तो उसमें भी पहले ये देखा जाएगा कि दिव्यांग किस मजहब का है और उसे तभी सरकारी स्कीम का फायदा दिया जाएगा। यानी अगर आप हिंदू दिव्यांग पैदा हुए तो अखिलेश यादव की सरकार में आपसे पहले एक मुसलमान को ढूंढा जाएगा और उसे फायदा दिया जाएगा। मोहल्लों में लगने वाले हैंडपंप जैसी छोटी चीज में भी पहले मजहब पूछा जाना अखिलेश यादव ने इंश्योर किया था।
और ये सारी बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसमें स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव की सरकार के समय में उनके मंत्रियों के, उनके अपने, उनके पिताजी के खुद के बयान शामिल है। मुसलमानों के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करने वाली सरकार ने कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई थी। इन स्कीमों का सही से लाभ उस जगह पर पहुंच रहा है, उस वोट बैंक को पहुंच रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी को लगा दिया गया था। यानी जिस आदमी के भरोसे पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी होती है, उसे यह टास्क सौंपा गया कि वो मुसलमान वोट बैंक इंटैक्ट रखने में मदद करे। सोचिए कि अगर आज मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ इतना कह भर दे कि किसी स्कीम में प्राइमरी बेनिफिशियरी हिंदू ही बनेगा, यानी तय किया जाएगा कि पहले हिंदुओं तक चीजें पहुंचेंगी, उनसे बचेंगी तब मुसलमानों के, या इस तरह की कोई भी बात बन जाए, तो देश में क्या माहौल बनेगा। और सिर्फ देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक हेडलाइंस बनने लगेगी कि once again मोदी is showing his bias, ऐसी टाइप की बातें बनने लगेंगी। लेकिन तब नहीं हुई थी। अखिलेश यादव की पार्टी हंगामा मचाएगी, द वायर जैसे संस्थान और रवीश जैसे लोग रोना होने लगेंगे, अंतरराष्ट्रीय मंचों तक असहिष्णुता के राग अलापे जाएंगे। लेकिन आज से मात्र 12 बरस पहले ये सब कुछ सरकार के द्वारा हो रहा था और मेन स्ट्रीम किया जा रहा था, और लोगों ने आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया था कि यही तो है भारत का सेक्युलरिज्म। आखिर अखिलेश यादव मुसलमानों की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अगर इस बीच 2-4 हिंदू भी किसी सरकारी स्कीम का फायदा पा जाएं तो ठीक है, नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाईजान को खुश रखना प्राइमरी होना चाहिए, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव ने सिर्फ योजनाओं में बंटवारा नहीं किया था। आपके खेत को नहर का पानी मिलेगा या नहीं, ये आपके मजहब पर डिपेंड करेगा। अगर आपके नाम में अंसारी खान कुरैशी होगा तो आपके खेती को नहर का पानी मिलता, और आप अगर ऐसे इलाके में रहते जहां आपके आसपास 25% भाईजान रह रहे होते तो आपकी फसल सूख जाती, आपका परिवार खाने को नहीं पाता, आपके भविष्य में आप कैसे जीवन जिएंगे, इस बात की आपके सामने सवाल खड़े हो रहे होते। लेकिन सरकार इस बात से खुश होती कि 25% जो भाईजान है उनका जो है वोट बैंक इंटैक्ट है हमारे लिए, उनके खेत में पानी पहुंचना चाहिए, उनकी फसल लहलानी चाहिए, और बाकी योजनाएं मिलती रहे। हिंदू तो ठीक है, इतने हैं ही, कम हो जाएंगे थोड़ा बहुत तो क्या हो जाएगा, भूखे मर जाए कोई मतलब नहीं है। अगर आपके नाम में पासी, गौतम वर्मा और राजभर लगा रहता तो आपके लिए अखिलेश सरकार के दरवाजे बंद थे। यहां सिर्फ एक ही मजहब को प्रायोरिटी थी। अगर आपके सामने की जो घर की सड़क है वो टूटी हुई होगी या नहीं, ये भी आपका सरनेम और आपके इलाके का कंपोजिशन तय करेगा। आपके इलाके में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगेगा या नहीं, इसके लिए भी ऐसी एक शर्त थी। मैंने आपको कुछ देर पहले योगी सरकार के रसोइयों की कैशलेस इलाज की व्यवस्था देने के बारे में बताया था। ऐसी योजनाओं का मकसद ये होता है कि लाभार्थियों तक फायदा पहुंचे, ये नहीं कि पहले उनका नाम तलाशा जाए, उसके बाद तय किया जाए कि वो मुझे क्या लाभ दे सकते हैं, इसके आधार पर उनके पास लाभ जाए। लेकिन अखिलेश सरकार में यही शर्त हुआ करती थी कि आप पहले अपना नाम बताते थे, जनवाते थे कि मैं फलाना हूं इसलिए मुझे मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अखिलेश यादव ने एक योजना चलाई थी जिसके तहत वो 500 रुपए हर महीने ट्रांसफर करते थे। इसका स्वरूप आज की लाडली बहना योजनाओं जैसा ही था, लेकिन अखिलेश यादव के राज में योजनाएं लाडली आपा ज्यादा थी। उन्होंने इसमें 25% आरक्षण मुसलमानों को दिया हुआ था। इसमें दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार अल्पसंख्यक के नाम पर जैन, बौद्ध, सिख भी शामिल करती थी, लेकिन सबको पता है, जो मैंने शुरू में कहा कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक, जब इस देश में जब पार्टियां अल्पसंख्यकों की बात करती हैं तो उन्हीं सबसे बड़े अल्पसंख्यकों की बात होती है। ये तो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हो जाते हैं और इनका जिक्र भी नहीं करने वाला होता है। ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इस मामले में भी किसी को इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आखिर इस योजना में भी मुसलमानों को क्यों आगे रखा जा रहा था। जब अखिलेश सरकार उच्च शिक्षा के लिए मुस्लिम लड़कियों के लिए योजना लेकर के आ रही थी तो उसमें भी साफ कहा गया कि मुसलमानों की बेटियां ही उनकी बेटियां हैं और हिंदुओं की बेटियों के लिए ऐसा कोई फायदा वो नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन कहानी ये सिर्फ सरकारी स्कीमों तक लिमिटेड नहीं थी। मुस्लिमों के तुष्टीकरण की कोई इस दौर में सीमा ही नहीं बची थी। बेसिकली समाजवादी पार्टी ये दिखाती थी कि हिंदू तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, मुसलमान हमारी प्रायोरिटी है, और हो भी क्यों ना। आखिर जब अखिलेश यादव के पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव भी तो यही मैंडेट सेट किया करते थे। आप एक वीडियो अपनी स्क्रीन पर सुनिए। जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद गिराने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई की, और फिर दूसरी बीजेपी सरकार आई, उसने मस्जिद गिरा दी और मस्जिद गिरा के नारे दिए। लेकिन मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। सारे मुसलमानों ने कम से कम 70% मुसलमानों ने वोट दिया, और 70% ने समझ दिया वोट। तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। मुलायम सिंह यादव का आदेश था कि हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होने ही चाहिए। थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए।
क्या हैं कि नहीं है, बताओ आप। यानी आप सोचिए कि जिस पुलिस के सहारे दंगा रोकने, झगड़े सुलझाने और क्राइम में बिना किसी का पक्ष लिए काम करने की जिम्मेदारी थी, जो पुलिस मैनुअल बनता है, कानून, संविधान, इतना तमाम तामझाम बनता है, वो भी बांट दिया गया था। और इसके पीछे क्या इंटेंशन था कि दंगे के टाइम मुस्लिम पुलिस वाले मुस्लिमों का साथ देंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुलायम ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि सिर्फ तैनाती ही नहीं बल्कि भर्ती में भी मुसलमानों को आगे बढ़ाओ। नौकरी में आपने देखा, जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। मुलायम सिंह यादव ने बरेली में सीना ठोक कर एक रैली में कहा था कि बदायूं में जब भर्ती हुई तो उसमें 26% मुसलमान भर्ती हुए। ये भी कहा कि नहीं भर्ती किए होते तो आखिर हर थाने में मुसलमानों की तैनाती कैसे होती। और मैं आपको अभी जो बता रहा हूं वो सरकार के लेवल पर कैसे मुसलमानों को ही अखिलेश यादव या उनकी पार्टी तरजीह देती थी उससे रिलेटेड है। आलम यह था कि अफसरों को मुसलमानों पर कार्रवाई करना भारी पड़ने लगा था। उनके लिए रेड लाइंस क्रिएट कर दी गई थी कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंची तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम कितने बड़े टॉपर हो, कितने ही मेहनती IAS हो सको। और ये बात भी कोई रिटॉरिक नहीं है। आपकी स्क्रीन पर एक महिला दिख रही होंगी, इनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। नागपाल 2010 बैच की IAS अफसर हैं, उनका काडर यूपी था। नागपाल अखिलेश यादव के सत्ता में आने के समय नई नई फील्ड में तैनात हुई थी। 2013 में उनकी तैनाती नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में थी। यहाँ के कदलपुर गांव में एक अवैध मस्जिद का निर्माण मुसलमान कर रहे थे। दुर्गा शक्ति नागपाल ने यहाँ SDM की हैसियत से ये दीवार गिराने का जुर्म अखिलेश यादव की आंखों में कर दिया था। आखिर अखिलेश भैया की सरकार में किसी अफसर की हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई कि उसने मुसलमानों पर कार्रवाई कर दी। अवैध मस्जिद की दीवार गिरने से अखिलेश सरकार इतना नाखुश हुई कि ग्राउंड पे से रिपोर्ट पहुंचने के 41 मिनट के भीतर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया। कहा गया कि अवैध दीवार गिराकर मजहबी सौहार्द बिगाड़ा गया है। सोचिए, अपनी ही सरकार के एक अफसर को अखिलेश या सरकार ने 41 मिनट में इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर दी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके 2 महीने बाद अखिलेश यादव के घर जाकर दुर्गा शक्ति नागपाल को माफी मांगनी पड़ी कि आखिर उन्होंने ये कार्रवाई क्यों की। इसके बाद ही उनका निलंबन रद्द हुआ। यानी सीधा मैसेज था कि मुसलमान चाहे अवैध निर्माण करे या मस्जिद बनाए, कोई अफसर अगर कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर गाज गिरनी तय होगी। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ठीक है, अखिलेश सरकार ने इतना ही काम अगर मुसलमानों के लिए किया होगा, बहुत ज्यादा काम कर दिया, लेकिन आप गलत हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की समस्या ये होती है कि इसका कोई अंत नहीं होता है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 2012 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो कथित मुसलमान मासूम लड़के मुसलमानों के आतंकवाद के केसेस में पकड़े जा रहे हैं उनको वो रिहा करेंगे सरकार में आने के बाद, यहां तक कि उन्हें कंपनसेट भी करेंगे। और जब 2012 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने इस पर फुर्ती से काम करना शुरू किया। सरकार बनने के कुछ ही महीनों के भीतर अगर आप देखें तो मार्च 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और अप्रैल 2012 में 19 मुसलमानों को जो आतंकवाद के केसेस में बंद थे उनको छोड़ने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। और ये कोई ऐसे वैसे आतंकवादी नहीं थे। इनमें से वो वलीउल्लाह शामिल था जिसने 2006 में वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में धमाका किया था। वलीउल्लाह के किए इस धमाके में 7 हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके किए दूसरे सीरियल ब्लास्ट में 11 लोग मरे थे और वलीउल्लाह कोई निर्दोष नहीं था बल्कि बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप हुजी का आतंकी था और ट्रेनिंग लेकर लौटा था। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए वलीउल्लाह मासूम मुसलमान था। इसको कोर्ट ने बाद में फांसी की सजा सुनाई। और सोचिए, अगर अखिलेश यादव की इस मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति के चलते वलीउल्लाह छूट जाता तो प्रदेश का क्या हाल होता। सरकार की अगर चलती तो उस वक्त छूट जाता। जब कोर्ट ने इंटरवीन किया इस मामले में तब जाकर के कहीं इन आतंकवादियों को छोड़ने की जो सरकारी प्रक्रिया थी उसके ऊपर रोक लगा और हाईकोर्ट के द्वारा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हुए थे। और जब भी कोर्ट किसी भी फैसले में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है तो इसकी आप गंभीरता समझिए कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी तुष्टीकरण के काम करेंगे, उसकी मंशा पर जब सवाल खड़ा होता है तो बहुत गंभीर हो जाता है कि आखिर स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट किसके हाथ में है। इसी तरह गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले तारिक कासमी को भी समाजवादी सरकार मासूम मुसलमान मानती थी और छोड़ना चाहती थी। ये तो जेल में मर गया लेकिन कोर्ट ने इसे भी सजा सुनाई थी। इसी के साथ आप एक और नाम सुनिए, नाम है सितारा बेगम। बेगम को समाजवादी पार्टी की सरकार छोड़ना चाहती थी। ये वही सितारा बेगम है जिसने पाकिस्तानी जासूस वकास अहमद को छुपने के लिए जगह मुहैया कराई थी। लेकिन भला इस सितारा बेगम को उनकी सरकार क्यों छोड़ना चाहती थी? एक ही वजह रह सकती है कि भाई मुसलमान है।
स्पष्ट है कि मुसलमान चाहे अवैध मस्जिद बनाए या फिर आतंकवादी बन जाए, उसके रेस्क्यू के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी तैयार खड़ी थी। विकास उसके ही इलाके में पहुंचना था, सारी स्कीमों के फायदे उसे ही मिलने थे। इन सब के बाद भी उसे लगे कि दीन खतरे में है तो वो आतंकवादी बन सकता था, और राज्य सरकार कुछ दिनों के बाद कोर्ट से लड़ने के लिए पहुंच जाती थी कि आखिर इसे आजाद क्यों ना किया जाए। वैसे शायद जिस तरह की मुलायम यादव की योजना थी उसके चलते ये लोग गिरफ्तार ही ना होते, लेकिन मेरा मकसद आपको ये सब बताने का सिर्फ इतना है कि आपको ये याद रहे कि देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार कैसे चलती थी, सरकार किसके सामने झुकती थी और किसको सलाम करती थी, और उसकी पॉलिसी के पीछे का इंटेंट क्या होता था, चाहे वो कोई बेनिफिट की स्कीम लगानी हो या फिर नहर का पानी खेत में पहुंचना हो या फिर एक आतंकवादी को जेल से निकाल करके बाहर रख देना हो। 2012 से 17 की अगर हम सरकार को केवल काउंट करें और उसके पीछे जो मुलायम सिंह यादव की सरकार के फैसले थे और बातें थी, उन सारी चीजों को अगर आप एक साथ रख करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी और बाद में अखिलेश यादव ने किस तरह से अपीजमेंट के लिए काम किया। मुलायम सिंह यादव का एक दौर था जब खुले आम सड़कों पर खड़े होकर के चिल्ला करके कहा करते थे कि बाबरी को ढहाने के लिए आए जो कार सेवक थे उनके ऊपर मैंने गोलियां चलाई, और बाबरी को बचाने के लिए और ज्यादा हिंदुओं को मारना पड़ता तो मैं मारने से परहेज नहीं करता। मुलायम सिंह यादव को इसका अधिकार नहीं था, पुलिस मैनुअल में सीएम फायरिंग का आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव सड़क पर चिल्ला चिल्ला करके इसलिए कहा करते थे ताकि मुसलमान अपीज हों और उन्हें लगे कि जो हमारा आदमी है, हमने जिसको बैठाया है, हमने जिसको वोट किया है, हमने जिसके लिए वोट किया है वो हमारे लिए काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जिसकी हमें उससे उम्मीद है। और यही काम समाजवादी पार्टी की सरकारों के वक्त में होता था। वक्त बीत जाने से बातें वैसे सामान्य जनमानस से भूल जाती हैं, इसीलिए जरूरी होता है इस तरह से बात करके याद दिलाना और उन सारे फैसलों को याद दिलाना जिसके जरिए एक अंतर को, एक कंट्रास्ट को आप समझ सकें कि पॉलिसी का लेवल जो होता है, किसी भी गवर्नमेंट का इंटेंट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज आपको इन सारी अगर जो मैंने कवायद पूरी बताई है इसके जरिए जो आप समझ सकेंगे तो ये आपको समझ में आएगी। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिए। यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जहां भी हमें देख रहे हैं वहां हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।